नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज फिर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन हाजिर है और देर न करते हुए हम लोग ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा समझ करके ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। लिखा है पहला कि जब भीगे हुए बादल अत्यधिक गर्म वायु प्रवाह के कारण वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे कि जब बादल भीगा हुआ हो और ऊपर चला जाए, गर्म वायु के साथ ऊपर चला जाए और वर्षा करने में कैपेबल नहीं हो, तो इसी प्रकार से इससे जो घटनाएं घटती है उसी घटना को साथियों क्लाउड बर्स्ट या फिर बादल का फटना कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट हमारा है दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू विच मेट्रोलॉजिकल फैक्टर डज द एयर प्रेशर चेंजेज, यानी वायुदाब में परिवर्तन किस मौसम संबंधी कारक के कारण होता है। तो आपको पता है कि जो वायुदाब में परिवर्तन होता है साथियों, उसमें फैक्टर मेन रूप से टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सॉन विद द हेल्प ऑफ आइसोबार, यानी आइसोबार की सहायता से क्या दर्शाया जाता है। तो साथियों आइसोबार की सहायता से जो दर्शाया जाता है वह हो जाता है हमारा प्रेशर। आपको पता होगा कि सेम प्रेशर को एक लाइन से दिखाया जाता है जिसे आइसोबार कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखेंगे कि यहाँ फिर से क्वेश्चन में नॉट ट्रू का नाम लिया है, तो ध्यान रखना है, नोट पे ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। यह बिल्कुल सही बात है कि जब हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो दबाव कम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि जब वायु का तापमान घटता है तो वायु का दबाव बढ़ जाता है, जब वायु का तापमान घटेगा तो वायु दाब घट जाएगा। यह बात भी सही है। बढ़ता हुआ थर्मामीटर गिरते हुए बैरोमीटर को दर्शाता है। देखिए ये क्या लिखा है, अ राइजिंग थर्मोमीटर सॉन अ फॉलिंग बैरोमीटर, यानी कि जो थर्मामीटर है, थर्मोमीटर का मतलब सीधा सा हो जाता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ऊपर जाना, तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि बैरोमीटर गिरता हुआ दिखाई देता है। यह भी सही देखने को मिल रहा है। जब हवा ऊपर उठती है तब हवा का दाब बढ़ जाता है। साथियों ये नहीं होता है, क्योंकि जब हवा ऊपर उठती है तो उसका दाब जो है प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलते हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है साथियों, Which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is rising over a mass of very cold air, यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं तब घटित हो सकती है जब बहुत गर्म और आर्द्र हवा बहुत ठंडी हवा के द्रव्यमान के ऊपर चढ़ जाए। आपको हमने एयर मास में क्लास में बताया है कि एक एयर मास कोल्ड होता है और एक वार्म होता है। तो जब ये वार्म वाला ऊपर की तरफ चढ़ जाए तो साथियों हमने बताया है कि इससे जो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और इसमें आपका एक तो शांत मौसम हो जाएगा और दूसरा तीव्र वर्षा और ओलावृष्टि। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही जवाब हो जाएगा साथियों 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा छठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान रखना है कि इस बार करेक्ट हमसे फिर पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि पहला करेक्ट स्टेटमेंट अगर देखें, ठंडे वातावरण गर्म वातावरण की अपेक्षा धीमी गति से चलते हैं इसलिए गर्म वातावरण से आगे नहीं निकल पाते। ये गलत है। ठंडे वातावरण सामान्यतः गर्म वातावरण की अपेक्षा अधिक तेजी से चलते हैं और इसलिए प्रायः गर्म वातावरण से आगे निकल। बिल्कुल सही जवाब, ये हमारा जो आंसर है यह सही हो जाएगा साथियों। कोल्ड फ्रंट नॉर्मली मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट एंड देयरफॉर फ्रिक्वेंटली ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स। हमने आपको क्लास में फ्रंट के बारे में पूरा क्लियर बताया हुआ है कि फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल्ड फ्रंट क्या है और वार्म फ्रंट क्या है। नेक्स्ट है 7th नंबर हमारा क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन का है। एसर्शन है कि 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द बोथ ऑफ हेमिस्फीयर हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, यानी दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटी होती है। यह कथन क्या है? यह कथन साथियों सत्य प्रतीत हो रहा है। अगर हम दूसरा देखें तो निम्न दाब
क्षेत्र भूमि की अपेक्षा महासागरों में स्थिर होता है। देखिए, निम्न दाब क्षेत्र भूमि की अपेक्षा महासागरों में स्थिर होता है, तो यह कहना भी गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका सही जवाब साथियों, तो ए सत्य हो जाएगा और बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, और आज का हमारा 8वां सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमें स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। महासागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर स्थित दो बेल्टों में से किसी एक को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल यह स्टेटमेंट अपना सही है। और दूसरा देखते हैं, अश्व अक्षांश निम्न दाब बेल्ट होता है। बिल्कुल गलत। हमने आपको बताया कि अश्व अक्षांश जो है हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे नाव जो है डूबने लगता था, जिसके कारण जो घोड़ा फेंका जाता था, आपको बताए थे हमने क्लास में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर क्या होता है। तो साथियों आपको हमने क्लास में बताया है 1013.2 मिलीबार, ये MB से इसको डिनोट किया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का हमारा ये 10th नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है वेयर इज द डोलड्रम बेल्ट लोकेटेड। आपको पता है कि डोलड्रम बेल्ट जो है भूमध्य रेखा के पास अवस्थित होता है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। हमारा आज का 11th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द विंड टू फ्लो विंड टू द डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और उत्तरी गोलार्ध में यह राइट की तरफ। तो इसके लिए जो कारण होता है कोरियोलिस फोर्स, और ये कोरियोलिस फोर्स आपको बताया है कि ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि इट इज़ अ इमेजिनरी फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन से प्राप्त होता है। इसलिए यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलते हम लोग आज का 12th नंबर क्वेश्चन पर, और आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नॉन एज, यानी सहारा रेगिस्तान में उत्तर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क हवा को क्या कहते हैं। साथियों आपको पता है जैसे ही सहारा का बात आएगा तो इसका नाम आ जाता है हरमट्टन, और हरमट्टन को आपको पता होगा कि हरमट्टन को हम लोग डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये आता है तो उस रीजन में जो स्नो होता है उसको हटा देता है, यानी काफ़ी साफ सुथरा मौसम कर देता है। चलते हम लोग नेक्स्ट, हमारा फोन एक स्थानीय पवन है। यह कहाँ का है। तो साथियों पता है कि फोन जो है यह स्विट्जरलैंड का एक पवन है, जिसको ध्यान में रखना है अपने लोग को। और ये VVI में लिख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं पवन से। हरमट्टन वाला भी ध्यान रखेंगे, वो भी VVI में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चिनूक इन द सेंट्रल प्लेन ऑफ USA। यानी आपको पता है कि चिनूक जो है कहाँ बहती है, अमेरिका में बहने वाली एक हवा है जो रॉकीज माउंटेन के वेस्ट ईस्ट में बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि जब चिनूक चलती है तो बर्फ को पिघला देती है। तो क्या होगा इसका सही जवाब साथियों, कि सर्दियों का तापमान बढ़ा देता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो चिनूक है ये वार्म पवन है, वार्म विंड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ विंटर राइजेज। चलते हैं, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और लास्ट क्वेश्चन में है, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। आपको पता है कि ह्यूमिडिटी किसका रिजल्ट है। तो ह्यूमिडिटी जो है इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, प्रेशर ऑफ हीट। देखिए प्रेशर ऑफ हीट और ये प्रेजेंस, हवा में नमी की उपस्थिति। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका कि हवा में जो नमी की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, यही हमारा ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन भी हो जाता है। हमने आपको क्लास में बताया भी है कि एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आपको इस क्लास से फ़ायदा हो रहा होगा और आप छोटे छोटे नोट्स भी बना रहे होंगे इसके फैक्ट के। फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। हमारे सेशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।